राधा स्वामी जी संगत। ये साखी एक ऐसे परिवार की है जहां बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देता था। घर बड़ा था, व्यापार अच्छा था, परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसी घर की चारदीवारी के भीतर एक बहू रोज अपने मन का दर्द छिपाकर जी रही थी। उस बहू का नाम नीलम था। नीलम की शादी राघव सिन्हा के बड़े बेटे अमन से हुई थी। शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे और इन 4 वर्षों में नीलम ने अपने ससुराल को हमेशा अपना घर समझकर हर जिम्मेदारी निभाई थी। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो इस घर में बाहर से आई है। उसके लिए सास ससुर उसके अपने माता पिता जैसे थे। देवर उसका छोटा भाई था और पति उसका जीवन साथी। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम संभालती, सास के लिए चाय बनाती, ससुर के लिए नाश्ता तैयार करती और फिर पूरे परिवार की जरूरतों का ध्यान रखती। जब कभी घर में किसी की तबीयत खराब होती तो वो रात भर जागकर सेवा करती और जब कोई खुशी का अवसर आता तो सबसे आगे खड़ी होकर तैयारी करती। लेकिन उसके इतने वर्षों के समर्पण के बावजूद घर में एक ऐसी बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई जिसने नीलम के जीवन को भीतर से तोड़ दिया। राघव सिंह शहर के पुराने और सम्मानित व्यापारी थे। उनका कपड़े का बड़ा कारोबार था और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। उनकी पत्नी शारदा देवी घर की मुखिया थी और घर के हर फैसले में उनकी बात को अंतिम माना जाता था। बड़ा बेटा अमन पिता के साथ व्यापार संभालता था, जबकि छोटा बेटा रोहित अपनी नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहता था और समय समय पर घर आता था। परिवार में अमन की शादी के बाद नीलम भी घर की जिम्मेदारियों का हिस्सा बन गई थी। शादी के शुरुआती दिनों में शारदा देवी अपनी बहू से बहुत खुश थी। वो रिश्तेदारों से अक्सर कहती थी कि उन्हें बहुत संस्कारी बहू मिली है। नीलम भी अपनी सास को खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी। वो हर छोटी बात में उनकी राय लेती और कभी अपनी इच्छा को परिवार की इच्छा से ऊपर नहीं रखती थी। समस्या तब शुरू हुई जब घर में पैसों को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा होने लगी। व्यापार में एक बड़े सौदे के दौरान राघव सिन्हा को काफी रकम का नुकसान हुआ। नुकसान इतना बड़ा नहीं था कि उनका कारोबार बंद हो जाता, लेकिन परिवार में तनाव जरूर बढ़ गया। उसी समय किसी ने शारदा देवी के कान में ये बात डाल दी कि शादी के समय नीलम अपने मायके से उतना सामान और पैसा लेकर नहीं आई थी जितनी उम्मीद की गई थी। शारदा देवी ने पहले इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में ये विचार बैठ गया कि शायद नीलम उनके परिवार के लिए पर्याप्त कुछ लेकर नहीं आई। नीलम को इस बात की भनक तक नहीं थी। वो अपनी तरफ से वही सब कर रही थी जो एक बहू अपने परिवार के लिए करती है। एक शाम रसोई में नीलम खाना बना रही थी और शारदा देवी पास बैठी सब्जियां काट रही थी। अचानक शारदा देवी ने कहा, नीलम, तुम्हारे मायके वालों ने शादी के समय तुम्हारे लिए क्या क्या दिया था, तुम्हें याद है? नीलम ने सहज भाव से कहा, माँ जी, उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार बहुत कुछ दिया था। पिताजी ने हमेशा कहा था कि बेटी को सामान नहीं, अच्छे संस्कार देकर भेजना चाहिए। शारदा देवी ने उसकी ओर देखा और बोली, हां, संस्कार तो अच्छे हैं, लेकिन आजकल सिर्फ संस्कारों से घर नहीं चलता। नीलम कुछ क्षण चुप रही। उसने समझा कि शायद सास किसी चिंता में है, इसलिए उसने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। उसने केवल इतना कहा, माँ जी, अगर मुझसे कोई कमी हुई हो तो बता दीजिए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन नीलम ने पहली बार महसूस किया कि सास के व्यवहार में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही है। फिर भी उसने इसे मन पर नहीं लिया। उसने सोचा कि शायद घर के व्यापार में हुए नुकसान की वजह से वो परेशान होंगी। उसने अमन से भी इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अमन इन दिनों व्यापार को लेकर पहले से तनाव में है। समय बीतता गया और घर का माहौल धीरे धीरे बदलता गया। छोटी छोटी बातों पर नीलम को दोष दिया जाने लगा। अगर खाना थोड़ा देर से बनता तो उसे सुनना पड़ता कि बहू को घर संभालना नहीं आता। अगर किसी सामान की जगह बदल जाती तो कहा जाता
कि घर में आने के बाद से व्यवस्था बिगड़ गई है। अगर वो किसी रिश्तेदार की मदद करती तो शारदा देवी कहती कि पहले अपने घर का काम देखो। नीलम हर बात सुनकर चुप रहती। वो अमन से शिकायत करना चाहती थी, लेकिन जब भी वो बात शुरू करती, अमन कह देता, तुम मां की बातों को दिल पर मत लिया करो। उनका स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है। नीलम हर बार मुस्कुराकर कहती, मैं समझती हूं, लेकिन उसके मन में जमा होता जा रहा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता था। एक दिन घर में शारदा देवी की छोटी बहन आई। बातचीत के दौरान उन्होंने नीलम को रसोई से पानी लाने के लिए कहा। नीलम पानी लेकर आई और सम्मान से गिलास आगे कर दिया। शारदा देवी की बहन ने नीलम को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर शारदा देवी से कहा, बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत शांत है। शारदा देवी ने हल्की आवाज में कहा, शांत तो है, लेकिन घर चलाने के लिए केवल शांत होना काफी नहीं होता। नीलम ने यह बात सुन ली। उसने कुछ नहीं कहा और वापस रसोई में चली गई। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर के किसी सदस्य को उसकी कमजोरी दिखाई दे। नीलम का सबसे बड़ा सहारा उसके ससुर राघव सिन्हा थे। वो कभी उसकी शिकायत नहीं करते थे। जब घर में किसी बात को लेकर तनाव होता तो वो अक्सर कहते, बहू, मन छोटा मत करना। घर में सबके स्वभाव अलग होते हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। नीलम उनके सामने हमेशा मुस्कुरा देती, लेकिन वो ये नहीं बताती थी कि बात अब केवल स्वभाव की नहीं रही थी। कई बार उसे लगता था कि अगर उसने अपने ससुर को सब कुछ बता दिया तो घर में और बड़ा विवाद हो जाएगा, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझती थी। नीलम सुबह उठकर सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठती थी। उसने अपनी मां से बचपन में सीखा था कि मन में कितना भी दर्द हो, मालिक के सामने उसे छिपाने की जरूरत नहीं होती। वो हाथ जोड़कर कहती, मालिक, मेरे मन में किसी के लिए बुरा भाव मत आने देना। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे समझ देना। मुझे इतनी ताकत देना कि मैं बिना किसी का दिल दुखाए अपने कर्तव्य निभाती रहूं। वो कभी ये प्रार्थना नहीं करती थी कि उसके ससुराल वाले बदल जाएं या उसे सम्मान मिले। वो केवल अपने मन को संभालने की प्रार्थना करती थी। शायद इसी कारण वो हर दिन नए दर्द के बावजूद खुद को संभाल पाती थी। एक दिन अमन बहुत देर रात घर लौटा। व्यापार में फिर से परेशानी हुई थी। उसने घर में प्रवेश करते ही देखा कि शारदा देवी बहुत गुस्से में बैठी थी। उन्होंने अमन से कहा, तुम्हारी पत्नी को घर की कोई चिंता नहीं है, दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती है और हमें संभालना पड़ता है। अमन ने थके हुए स्वर में पूछा, क्या हुआ मां? शारदा देवी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। अमन ने नीलम को बुलाकर पूछा, तुमने मां से ऐसा क्यों कहा? नीलम ने हैरानी से कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, आप मां से पूछ लीजिए। अमन का तनाव पहले से बहुत अधिक था। उसने नीलम की बात पूरी तरह सुने बिना कहा, तुम दोनों के बीच मैं रोज नहीं पड़ सकता। घर में शांति चाहिए तो तुम थोड़ा समझौता करो। नीलम ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस व्यक्ति के साथ उसने जीवन बिताने का सपना देखा था, वही आज उसकी बात सुने बिना उसे दोषी मान रहा है। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही। उसने रोने की आवाज दबाकर तकिए में अपना चेहरा छिपा लिया ताकि किसी को पता न चले। फिर उठकर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैं थक गई हूं, लेकिन हारना नहीं चाहती। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। बस मेरे मन को इतना मजबूत कर दो कि मैं गलत रास्ते पर न जाऊं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, लेकिन उसने सुमिरन करना नहीं छोड़ा। उस रात उसके पास कोई इंसानी सहारा नहीं था, लेकिन उसके मन में एक विश्वास था कि उसकी बात कोई सुन रहा है। उसी विश्वास के सहारे उसने आंखें बंद की और कुछ देर बाद वही बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। नीलम की आंख उसी कमरे में लगी थी जहां बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर उसने काफी देर तक सुमिरन किया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले
उसने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और फिर चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। पिछली रात की बात उसके मन में थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उसका असर नहीं आने दिया। घर में किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वो भीतर से कितनी परेशान है। उसने चाय बनाई, सास-ससुर के लिए नाश्ता तैयार किया और अमन के लिए भी खाना पैक कर दिया। अमन जब तैयार होकर नीचे आया तो नीलम ने हमेशा की तरह उसके सामने नाश्ता रखा। अमन कुछ क्षण उसे देखता रहा, जैसे उसके मन में पिछली रात की बात को लेकर कुछ चल रहा हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नीलम भी चुप रही। दोनों के बीच पहले जैसी सहज बातचीत नहीं थी, लेकिन नीलम ने अपनी तरफ से कोई कटुता नहीं रखी। उसी दिन दोपहर में राघव सिंह ने नीलम को अपने पास बुलाया और पूछा, बहू, तू ठीक है ना? नीलम ने मुस्कुराकर कहा, जी पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। राघव सिंह ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा और बोले, मुझे लगता है तू कुछ दिनों से परेशान है। अगर घर में कोई बात है तो मुझे बता सकती है। नीलम कुछ पल चुप रही। उसके मन में बहुत कुछ था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो शिकायत करेगी तो सास और पति के बीच और विवाद हो सकता है। उसने धीरे से कहा, पिताजी, घर में कभी कभी छोटी मोटी बातें हो जाती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। राघव सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, बहू, घर संभालना केवल बहू की जिम्मेदारी नहीं होती, घर सभी मिलकर संभालते हैं। नीलम ने सिर झुका लिया और उनके चरणों को हाथ लगाया। उसे पहली बार लगा कि इस घर में कोई ऐसा भी है जो उसकी चुप्पी के पीछे छिपा दर्द समझ रहा है। लेकिन उसी शाम एक और बात ने परिस्थिति को और खराब कर दिया। शारदा देवी को अपनी अलमारी से कुछ पुराने गहने नहीं मिल रहे थे। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन गहने नहीं मिले। उनका शक सबसे पहले नीलम पर गया। उन्होंने बिना किसी प्रमाण के पूछा, नीलम, मेरी अलमारी में रखी सोने की चूड़ियां कहाँ हैं? नीलम ने हैरानी से कहा, मां जी, मुझे नहीं पता, मैंने आपकी अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया। शारदा देवी ने गुस्से में कहा, घर में मेरे कमरे में कौन जाता है, मुझे सब पता है। नीलम ने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, आप चाहे तो मेरा कमरा देख लीजिए, अगर वहां कुछ मिले तो आप जो उचित समझे करिए। शारदा देवी ने उसकी बात नहीं मानी और अमन के सामने भी कहा कि उन्हें अपनी बहू पर भरोसा नहीं रहा। अमन ने नीलम से पूछा, तुमने सच में मां की अलमारी को हाथ नहीं लगाया? नीलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? अमन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसका मन भी उलझन में था। उसने मां की बात सुनी थी और पत्नी की बात भी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है। नीलम ने कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरा कमरा देख लीजिए, मेरी चीजें देख लीजिए, लेकिन बिना किसी गलती के मुझे चोर मत समझिए। राघव सिन्हा भी वहां आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पहले गहने ढूंढो, फिर किसी पर आरोप लगाना। लेकिन शारदा देवी बहुत नाराज थी। उन्होंने कहा, आप हमेशा बहू का पक्ष लेते हैं। राघव सिंह ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। नीलम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में जाकर दरवाजे के पास कुछ देर खड़ी रही। उसे लग रहा था जैसे 4 वर्षों में उसने जो कुछ भी किया उसकी कोई कीमत नहीं रही। जिस घर की हर चीज को उसने अपना समझकर संभाला था, उसी घर में आज उस पर चोरी का शक किया जा रहा था। उसने बाबा जी की तस्वीर सामने रखी और हाथ जोड़कर बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मालिक, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो मुझे किसी को सफाई देने की शक्ति मत देना। बस सच अपने समय पर सामने आ जाए। मेरे मन में किसी के लिए बदला या गुस्सा मत आने देना। कुछ देर बाद घर में फिर गहने खोजे जाने लगे। अलमारी, कपड़े और पुराने सामान सब देखे गए। काफी समय बीत गया, लेकिन गहने नहीं मिले। शारदा देवी का गुस्सा और बढ़ता गया। उन्होंने कहा,
अगर गहने नहीं मिले तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। ये सुनकर अमन भी घबरा गया। राघव सिंह ने तुरंत कहा, पुलिस की बात मत करो, पहले घर में अच्छी तरह ढूंढो। नीलम कमरे से बाहर आई और शांत स्वर में बोली, माँ जी, अगर आपको मुझ पर इतना शक है तो आप पुलिस बुला सकती हैं। मैं किसी जांच से नहीं डरती, लेकिन मेरी एक ही विनती है कि मेरे मायके वालों को इस बात के लिए अपमानित मत करना। यह सुनकर कुछ क्षण के लिए पूरा घर शांत हो गया। नीलम के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज में कोई गुस्सा नहीं था। अमन ने पहली बार अपनी पत्नी को इतने दर्द में देखा। उसके भीतर कुछ टूटने लगा। उसे पिछली रात की अपनी बात याद आई, जब उसने बिना पूरी बात सुने नीलम को ही समझौता करने के लिए कह दिया था। उसने मन ही मन सोचा कि क्या वह सच में अपनी पत्नी की बात सुनता भी है, या केवल घर में शांति बनाए रखने के लिए उसे चुप कराता रहता है। अचानक बाहर से रोहित का फोन आया। उसने बताया कि वो अगले दिन सुबह घर आने वाला है। शारदा देवी ने उसे गहनों के बारे में फोन पर बता दिया। रोहित ने कहा, मां, आप परेशान मत हो, सुबह मैं आकर देखता हूं। फोन रखने के बाद वो कुछ देर सोचता रहा। उसे अपनी मां की आदत पता थी कि वो किसी बात पर जल्दी विश्वास कर लेती है, लेकिन उसे अपनी भाभी नीलम पर भी पूरा भरोसा था। उसने मन में तय किया कि वो बिना किसी पक्षपात के पूरी बात समझेगा। उस रात नीलम ने खाना नहीं खाया। अमन उसके कमरे में आया और कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा। उसने धीरे से पूछा, तुमने सच में गहने नहीं लिए? नीलम ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गहरा दर्द था। उसने कहा, अमन, अगर तुम भी मुझसे यही पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? मैंने 4 साल इस घर को अपना समझकर बिताए हैं। तुम्हारी मां की सेवा की, पिताजी का ध्यान रखा और तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश की। अगर आज भी तुम्हें लगता है कि मैं चोरी कर सकती हूं, तो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने इस घर को अपना घर समझ लिया। अमन के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने सिर झुका लिया। कुछ क्षण बाद उसने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत तनाव में था। नीलम ने कहा, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, मैं बस चाहती हूं कि कभी मेरी बात भी मेरी आंखों में देखकर सुन लिया करो। अमन ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी केवल घर का काम करने वाली व्यक्ति नहीं है, वह भी भावनाओं और सम्मान की हकदार है। उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगली सुबह रोहित घर पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी मां से पूरी बात सुनी और फिर बिना किसी आरोप के अलमारी और कमरे को देखा। उसने पूछा कि गहने आखिरी बार कब निकाले गए थे। शारदा देवी ने तारीख याद करने की कोशिश की। रोहित ने पुराने कपड़ों की अलमारी, पूजा के सामान और शादी के समय इस्तेमाल किए गए बक्से भी देखने शुरू किए। काफी देर बाद उसे घर के एक पुराने संदूक में कपड़ों के नीचे एक छोटा डिब्बा मिला। उसने डिब्बा बाहर निकाला और जब खोला तो उसमें वही सोने की चूड़ियां रखी थी, जिन्हें लेकर पिछले दिन पूरे घर में इतना बड़ा विवाद हुआ था। शारदा देवी कुछ क्षण स्तब्ध रह गई। उन्हें याद आया कि उन्होंने कुछ दिन पहले अलमारी की सफाई करते समय गहने उसी पुराने संदूक में रख दिए थे और फिर भूल गई थी। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अमन ने तुरंत नीलम की ओर देखा। नीलम चुप खड़ी थी। उसके चेहरे पर न जीत की खुशी थी, न किसी को गलत साबित करने का अहंकार। उसकी आंखों में केवल आंसू थे। शारदा देवी ने धीमे स्वर में कहा, नीलम, मुझे माफ कर दे। नीलम ने तुरंत उनके पास जाकर उनके पैर छू लिए और कहा, मां जी, आप मेरी मां जैसी हैं। आपसे नाराज होकर मैं अपना मन भारी नहीं करना चाहती। शारदा देवी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने नीलम को गले लगा लिया। उस क्षण घर के बाकी लोगों को भी महसूस हुआ कि एक छोटी सी गलतफहमी ने परिवार के बीच कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। नीलम ने किसी से बदला नहीं लिया, किसी को शर्मिंदा नहीं किया और न ही अपनी बेगुनाही का गर्व किया। उसने केवल इतना चाहा कि परिवार में प्रेम बना रहे। गहने मिलने के बाद घर में कुछ देर तक ऐसी खामोशी रही,
जिसमें किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। शारदा देवी बार बार उसी छोटे से डिब्बे को देख रही थी जिसमें उनकी सोने की चूड़ियां रखी थी, और फिर उनकी नजर नीलम पर चली जाती थी। उन्हें अपने पिछले दिन के शब्द याद आ रहे थे। उन्होंने अपनी बहू पर बिना किसी प्रमाण के शक किया था, उसके सामने पुलिस की बात कही थी, और ऐसी बात कह दी थी जिसे कोई भी बहू जीवन भर नहीं भूल सकती। नीलम ने चाहती तो उसी समय सबके सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गई। अमन उसके पीछे गया तो उसने देखा कि नीलम की आंखें लाल थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी के प्रति गुस्सा नहीं था। अमन ने धीरे से कहा, नीलम, मां को अपनी गलती समझ आ गई है, तुम उनसे नाराज मत होना। नीलम ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, अमन, नाराजगी तो तब होती जब मैं उन्हें अपना नहीं मानती। मुझे दुख इस बात का है कि इतने साल साथ रहने के बाद भी उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। अमन ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे भी अपनी गलती समझ आ गई है। कल जब मां ने तुम पर शक किया तो मैंने तुम्हारा साथ देने की जगह तुमसे ही सवाल किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नीलम ने धीरे से कहा, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं चाहती। बस जब कभी मेरे बारे में कोई बात हो तो पहले मुझसे पूछ लेना। अगर मैं गलत हो तो मुझे समझाना, लेकिन बिना सुने मुझे दोषी मत मानना। अमन ने उसकी बात स्वीकार की और कुछ देर बाद दोनों बाहर आ गए। बैठक में शारदा देवी अकेली बैठी थी। उनके सामने वही गहनों का डिब्बा रखा था। उन्होंने नीलम को देखते ही हाथ जोड़ दिए। नीलम ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, मां जी, ऐसा मत कीजिए, आप बड़ी हैं। शारदा देवी की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, बेटी, बड़ी होने के बावजूद मैंने बहुत छोटी सोच रखी। मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे ऊपर ऐसा शक किया जिसका मुझे कोई अधिकार नहीं था। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां जी, मैं आपको दिल से माफ करती हूं। बस अब इस बात को यही खत्म कर दीजिए। घर में किसी के मन में बोझ नहीं रहना चाहिए। राघव सिन्हा दूर बैठे ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि घर को जोड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति का त्याग काफी नहीं होता। सबको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। रोहित ने भी अपनी भाभी की ओर देखकर कहा, भाभी, कल अगर मैं यहां होता तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन आज मुझे आपसे एक बात सीखने को मिली है कि इंसान की सच्चाई साबित करने के लिए हमेशा ऊंची आवाज की जरूरत नहीं होती। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, रोहित, परिवार में किसी को किसी के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक दूसरे की बात सुन ले तो आधी परेशानियां वही खत्म हो जाती है। उस दिन दोपहर तक घर का वातावरण थोड़ा सामान्य हो गया, लेकिन नीलम के मन में एक और बात चल रही थी। उसे पिछले कुछ महीनों में हुए सारे व्यवहार याद आ रहे थे। गहनों की घटना तो केवल एक दिन की बात थी, लेकिन इससे पहले भी उसे कई बार ऐसी बातें सुननी पड़ी थी जिनसे उसका मन दुखा था। उसने कभी किसी के सामने शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब उसे लगा कि अगर घर में सचमुच शांति चाहिए तो केवल माफी मांगना काफी नहीं होगा। परिवार के भीतर जो गलतफहमियां जमा हो चुकी है उन्हें भी धीरे धीरे दूर करना होगा। शाम को नीलम ने शारदा देवी के साथ रसोई में बैठकर चाय बनाई। दोनों कुछ देर चुप रही। फिर शारदा देवी ने खुद बात शुरू की। उन्होंने कहा, नीलम, मैं तुझसे एक बात पूछूं? नीलम ने कहा, जी मां जी। शारदा देवी ने कहा, क्या मैंने पिछले कुछ महीनों में तुझे बहुत दुख दिया है? नीलम कुछ पल चुप रही। वो झूठ बोलकर उन्हें अच्छा महसूस करा सकती थी, लेकिन उसने पहली बार सच्चाई से बात करने का फैसला किया। उसने धीरे से कहा, हाँ मां जी, कई बार आपकी बातें मुझे बहुत दुख देती थी, लेकिन मैं आपको दोष नहीं देना चाहती। शायद आपके मन में कुछ गलत फहमियां थी और मैंने भी अपनी बात खुलकर नहीं रखी। शारदा देवी ने पूछा, तूने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? नीलम ने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी शिकायत से घर में और झगड़ा होगा। मुझे लगता था
कि अगर मैं चुप रहूंगी तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शारदा देवी ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, तू चुप रही और मैं अपनी ही सोच में गलत होती चली गई। नीलम ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब जो हो गया उसे छोड़ दीजिए। अगर हम आज से एक दूसरे की बात सुनेंगे तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। उस बातचीत के बाद दोनों के बीच एक ऐसी बात शुरू हुई जो पिछले कई महीनों से रुकी हुई थी। शारदा देवी ने पहली बार अपनी चिंताएं नीलम से साझा की। उन्होंने बताया कि व्यापार में हुए नुकसान के बाद उन्हें डर लगने लगा था कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब न हो जाए। उसी समय रिश्तेदारों की बातों ने उनके मन में ये विचार डाल दिया कि बहू अपने मायके से पर्याप्त सहयोग लेकर नहीं आई। धीरे धीरे वो सोच उनके व्यवहार में आ गई। नीलम ने उनकी पूरी बात बिना बीच में टोके सुनी और कहा, माँ जी, अगर कभी घर की आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानी हो तो मुझे बताइए। मैं अपने मायके से कुछ लाने की बात नहीं करूंगी, लेकिन अपने घर की जरूरत में जितना संभव होगा उतना साथ दूंगी। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे अब समझ आया कि मैंने रिश्तों को पैसों से जोड़कर बहुत बड़ी गलती की। तू 4 साल से इस घर के लिए जो कर रही है उसका कोई हिसाब नहीं होता। उसी समय बाहर से राघव सिंह की आवाज आई। उन्होंने दोनों को चाय के साथ बैठे देखा तो मुस्कुराकर कहा, आज घर में बहुत दिनों बाद अच्छी बात हो रही है। शारदा देवी ने कहा, जी, आज मैंने अपनी बहू से बहुत कुछ सीखा है। राघव सिंह ने नीलम की ओर देखा और बोले, बहू, तूने इस घर को केवल संभाला नहीं, तूने आज से टूटने से भी बचा लिया। नीलम ने तुरंत कहा, पिताजी, घर किसी एक इंसान से नहीं बनता, हम सब मिलकर बनाते हैं। अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो मैं भी हमेशा इस परिवार का साथ दूंगी। कुछ दिनों तक घर में सब कुछ शांत रहा। शारदा देवी का व्यवहार पहले से नरम हो गया था। अमन भी अब नीलम से पहले की तुलना में अधिक खुलकर बात करने लगा था। वो काम से लौटने के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठता और दिन भर की बातें साझा करता। पहले वो घर की समस्याओं से बचने के लिए कमरे में चला जाता था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि समस्या से बचने से समस्या खत्म नहीं होती। उसे परिवार की बात सुननी और जरूरत पड़ने पर सही निर्णय लेना भी सीखना था। एक सुबह नीलम ने देखा कि शारदा देवी बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी हुई है। उनके हाथ में माला थी और आंखें बंद थी। नीलम ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। कुछ देर बाद शारदा देवी ने आंखें खोली और नीलम को देखकर मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटी, तू रोज यहां बैठती थी ना? नीलम ने कहा, जी मां जी। शारदा देवी बोली, अब मुझे समझ आया कि तू इतनी परेशानी में भी शांत कैसे रहती थी। शायद तू अपने मन की सारी बातें यहां कह देती थी। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, जब मन में बहुत कुछ हो और किसी से कहने का मन न करे तो मालिक के सामने बैठने से मन हल्का हो जाता है। शारदा देवी ने कहा, मुझे भी यही सीखना है। नीलम ने उनकी ओर देखकर कहा, मां जी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोनों कुछ देर साथ बैठीं। उस दिन पहली बार शारदा देवी ने अपनी बहू के साथ बैठकर सुमिरन किया। नीलम ने कोई उपदेश नहीं दिया और न ही अपनी पुरानी पीड़ा का हिसाब खोला। उसने केवल इतना महसूस किया कि शायद जिस घर में वो खुद को अकेला समझने लगी थी, वहां अब धीरे धीरे संवाद और विश्वास की जगह बन रही थी। उसने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन शुक्राना किया कि उसके मन में बदले की भावना नहीं आई और उसे अपनी कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखने की शक्ति मिली। उस दिन के बाद नीलम और शारदा देवी के बीच पहले से कहीं अधिक बातचीत होने लगी थी। दोनों के बीच जो दूरी पिछले कई महीनों में धीरे धीरे बढ़ गई थी, वो एक ही दिन में पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन अब दोनों कम से कम एक दूसरे की बात सुनने लगी थी। नीलम को भी महसूस होने लगा था कि शारदा देवी के भीतर केवल उसके प्रति नाराजगी नहीं थी, बल्कि अपने परिवार और व्यापार को लेकर एक गहरी चिंता भी थी। शारदा देवी को भी पहली बार यह समझ आया था कि जिस बहू को वो कई बार अपनी परेशानियों की वजह समझ बैठती थी,
वही बहू चुपचाप उनके घर को संभालने में लगी हुई थी। अमन के व्यवहार में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। वो अब किसी भी बात पर तुरंत अपनी मां की बात मानकर नीलम को दोष नहीं देता था। अगर घर में कोई समस्या होती तो वो पहले दोनों पक्षों की बात सुनता और फिर निर्णय लेने की कोशिश करता। एक शाम दुकान से लौटने के बाद उसने नीलम से कहा, तुम्हें पता है, मैंने पिछले कुछ दिनों में अपने बारे में बहुत सोचा है। नीलम ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने कहा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा घर की शांति के नाम पर तुम्हें चुप कराता रहा। मुझे लगता था कि अगर तुम थोड़ा सहन कर लोगी तो सब ठीक रहेगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे मन पर क्या गुजर रही है। नीलम कुछ क्षण शांत रही। उसने कहा, अमन, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, तुम्हारे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां थी, लेकिन पति पत्नी के बीच सबसे जरूरी चीज भरोसा होता है। अगर घर में कोई बात हो तो कम से कम हम दोनों को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। अमन ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं यही कोशिश करूंगा। कुछ दिनों बाद राघव सिन्हा के व्यापार में फिर एक बड़ी परेशानी आ गई। एक पुराने ग्राहक ने बड़ी मात्रा में माल लिया था, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया। इस कारण दुकान के कई जरूरी भुगतान अटक गए। राघव सिन्हा पहले ही पिछले नुकसान से परेशान थे और अब नई समस्या ने उन्हें और चिंतित कर दिया। उन्होंने रात को खाने की मेज पर किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन नीलम ने उनके चेहरे से समझ लिया कि कोई परेशानी है। खाना खत्म होने के बाद नीलम ने उनसे पूछा, पिताजी, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। राघव सिंह ने पहले बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोले, बहू, कुछ भुगतान अटक गया है। 2-3 दिन में पैसा नहीं आया तो दुकान के कुछ जरूरी खर्च रुक सकते हैं। नीलम ने कहा, पिताजी, आपने किसी से बात की? उन्होंने कहा, अमन कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी कोई पक्का जवाब नहीं मिला। नीलम ने बहुत शांत स्वर में कहा, तो फिर हम जितना संभव हो उतना खर्च कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं। घर में जो गैर जरूरी खरीदारी है उसे टाल देते हैं। कर्मचारियों की तनख्वाह और जरूरी भुगतान पहले रखिए, बाकी चीजें बाद में हो जाएंगी। राघव सिंह ने उसकी ओर देखा और बोले, तू इतनी आसानी से कैसे सोच लेती है? नीलम ने कहा, पिताजी, परेशानी में घबराने से पैसा जल्दी नहीं आता। पहले जरूरी चीजें बचानी चाहिए और फिर रास्ता तलाशना चाहिए। राघव सिंह ने उसकी बात मान ली। अगले दिन अमन ने भी व्यापार के खर्चों का पूरा हिसाब निकाला और पाया कि कुछ गैर जरूरी भुगतान सचमुच कुछ दिनों के लिए रोके जा सकते थे। इससे परिवार को तत्काल दबाव से राहत मिली। राघव सिंह ने शाम को नीलम से कहा, बहू, तूने बहुत समझदारी की बात कही। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, घर में किसी एक की समझदारी काफी नहीं होती, सब साथ हो तो रास्ता निकल आता है। उसी सप्ताह एक और घटना हुई जिसने पूरे परिवार को भीतर तक छू लिया। घर के पास रहने वाली एक बुजुर्ग विधवा महिला कई दिनों से बीमार थी। उसके घर में खाने का सामान भी कम था। नीलम को यह बात पता चली तो उसने बिना किसी को बताए घर से कुछ राशन निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। साथ में दवाइयां भी खरीद कर दे आई। जब वो वापस लौटी तो शारदा देवी ने पूछा, कहाँ गई थी? नीलम ने सहजता से कहा, पास वाली माता जी के घर गई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा राशन दे आई। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें मन ही मन बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन पहले तक वो सोचती थी कि नीलम केवल अपने बारे में सोचती है, जबकि अब उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी बहू दूसरों की परेशानी भी अपने परिवार की तरह महसूस करती है। रात को शारदा देवी बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठीं और बहुत देर तक चुप रही। फिर उन्होंने मन ही मन कहा, मालिक, मैंने अपनी बहू को समझने में बहुत देर कर दी। मुझे सही सोच देना और मेरे मन में किसी के लिए गलत भावना न रहने देना। अगले दिन उन्होंने नीलम को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मेरे साथ बाजार चलोगी? नीलम ने पूछा, जी मां जी, क्यों नहीं। दोनों साथ बाजार गई। शारदा देवी ने वहां नीलम के लिए एक साधारण सी सफेद चुन्नी खरीदी। नीलम ने कहा, मां जी, इसकी क्या जरूरत थी? शारदा देवी बोली,
मुझे अपनी बहू के लिए कुछ खरीदने का मन था। नीलम ने वो चुन्नी दोनों हाथों से पकड़ ली। उसकी आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि ये केवल एक कपड़ा नहीं था, ये उसकी सास की ओर से उस रिश्ते को फिर से सम्मान देने की कोशिश थी, जिसे पिछले कुछ समय में बहुत चोट लगी थी। उसने शारदा देवी के हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा खुश रहें। शारदा देवी ने उसे गले लगा लिया। घर लौटने के बाद अमन ने दोनों को साथ देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने मजाक में कहा, लगता है अब मेरी जरूरत ही नहीं है। शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, तू तो हमेशा अपनी पत्नी की तरफदारी करता था, अब हम दोनों मिलकर तुझे समझाएंगे। सभी हंस पड़े। कई महीनों बाद उस घर में ऐसी हंसी गूंजी थी जिसमें किसी के मन में कोई शिकायत नहीं थी। कुछ समय बाद रोहित भी शहर से घर आया। उसने देखा कि घर का माहौल पहले से बिल्कुल अलग है। वो अपनी मां के पास बैठा और बोला, मां, आपको क्या हुआ है? आप बहुत बदल गई हो। शारदा देवी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मेरी बहू ने बदल दिया। रोहित ने हंसते हुए कहा, भाभी ने क्या कर दिया? शारदा देवी ने कहा, उसने मुझे सिखाया कि घर में रिश्ते जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। रोहित ने नीलम की ओर देखा और कहा, भाभी, आपने सच में घर बदल दिया। नीलम ने तुरंत कहा, मैंने कुछ नहीं बदला, हम सबने मिलकर कोशिश की है। उस शाम पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन कर रहा था। राघव सिंह ने अचानक कहा, मैं चाहता हूं कि अब से घर में कोई भी बड़ी बात हो तो सब मिलकर बैठेंगे और बात करेंगे। किसी के बारे में कोई फैसला उसकी अनुपस्थिति में नहीं होगा। अमन ने सहमति में सिर हिलाया। रोहित ने भी कहा, बिल्कुल। शारदा देवी ने नीलम की ओर देखा और कहा, और अगर कभी मुझे कोई बात गलत लगे तो मैं सीधे तुझसे पूछूंगी। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, और अगर मुझे कभी आपकी कोई बात गलत लगेगी तो मैं भी चुप रहने के बजाय आपसे बात करूंगी। घव सिंह ने दोनों की ओर देखकर कहा, बस यही परिवार है, जहां बात छिपाई नहीं जाती, समझाई जाती है। उस रात नीलम अपने कमरे में गई तो उसने बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आपने मेरे मन में बदले की भावना नहीं आने दी, इसके लिए शुक्राना। अगर मैं भी गुस्से में गलत जवाब देती तो शायद आज ये घर फिर से पहले जैसा नहीं बन पाता। मुझे हमेशा इतनी शक्ति देना कि किसी के गलत व्यवहार की वजह से मैं खुद गलत इंसान न बन जाऊं। कुछ देर बाद शारदा देवी भी उसी कमरे के बाहर आकर रुक गई। उन्होंने नीलम की प्रार्थना सुनी, लेकिन अंदर नहीं आई। वो चुपचाप कुछ क्षण खड़ी रहीं और फिर अपने कमरे में चली गई। उस रात पहली बार उनके मन में अपनी बहू के लिए केवल सम्मान नहीं, बल्कि गहरा अपनापन भी पैदा हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि जिस लड़की को उन्होंने कभी अपने परिवार के लिए बोझ समझने की भूल की थी, वही आज बिना किसी शिकायत के उनके परिवार को जोड़ने में लगी हुई थी। राधा स्वामी जी संगत उस घटना के बाद राघव सिन्हा के घर में बहुत कुछ बदलने लगा था, लेकिन परिवार के भीतर हुए बदलाव को केवल कुछ दिनों की भावुकता समझना सही नहीं था। नीलम ने किसी के सामने अपनी पुरानी पीड़ा का हिसाब नहीं रखा था और न ही उसने ये कोशिश की थी कि परिवार का हर सदस्य उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। वो पहले की तरह घर के काम करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी और अमन के साथ अपने रिश्ते को भी धीरे धीरे सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी। फर्क इतना था कि अब वो हर बात अपने मन में दबाकर नहीं रखती थी। अगर उसे कोई बात दुख देती तो शांत होकर उसी समय कह देती, और अगर परिवार का कोई सदस्य परेशान होता तो वो बिना पूछे भी उसकी मदद करने की कोशिश करती। शारदा देवी भी अब अपनी बहू को पहले की नजर से नहीं देखती थी। उन्हें बार बार वह दिन याद आता जब उन्होंने गहनों के गायब होने का दोष नीलम पर लगा दिया था और बिना किसी प्रमाण के उसके चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया था। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि नीलम ने उस समय भी उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी। वो चाहती तो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती,
अपने माता पिता को सारी बात बता सकती थी और परिवार के सामने अपनी सफाई रख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने केवल सच सामने आने का इंतजार किया, और जब सच सामने आया तो उसने किसी को नीचा दिखाने के बजाय अपनी सास को गले लगा लिया। शारदा देवी के मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, उन्हें निभाने के लिए मन बड़ा करना पड़ता है। एक सुबह शारदा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज चक्कर आया और वो रसोई के पास ही बैठ गई। नीलम उस समय कपड़े तह कर रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि मां जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो दौड़कर उनके पास पहुंची। उसने उन्हें सहारा देकर कमरे तक पहुंचाया, पानी दिया और अमन को फोन करके तुरंत घर आने के लिए कहा। राघव सिंह उस समय दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया और कुछ ही देर में डॉक्टर घर आ गया। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी और रक्तचाप के कारण चक्कर आया था और कुछ दिनों तक आराम तथा समय पर दवा लेने की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद शारदा देवी ने नीलम का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तू इतनी जल्दी घबरा गई थी, जैसे मैं तेरी अपनी मां हूं। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, आप मेरी अपनी ही तो है। आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं कैसे नहीं घबराऊंगी। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने तेरे साथ जो किया, उसके बाद भी तू मेरे लिए इतना करती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुझे किस मुंह से अपनी बेटी कहूं। नीलम ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मां जी, अगर हम पुरानी बातों को बार बार याद करते रहेंगे तो नया रिश्ता कैसे बनेगा। जो हो गया उसे वही छोड़ दीजिए। अमन जब घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को आराम करते देखा और नीलम को उनके पास बैठा पाया। उसने पूछा, मां अब कैसी है? नीलम ने कहा, अब ठीक है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, दवा समय पर देनी है। अमन ने नीलम की ओर देखा और कुछ क्षण चुप रहा। उसे लगा कि जिस पत्नी के बारे में उसने कभी बिना पूरी बात सुने गलतफहमी पाल ली थी, वही आज उसकी मां की सबसे ज्यादा चिंता कर रही है। उसने नीलम से कहा, तुम सुबह से कुछ खाया है? नीलम ने कहा, नहीं, पहले मां जी की दवा दे दूं, फिर खा लूंगी। अमन ने कहा, पहले तुम खाना खाओ, मां को मैं दवा दे देता हूं। नीलम ने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसी चिंता देखी जो केवल पत्नी के लिए नहीं बल्कि घर के लिए थी। कुछ दिन शारदा देवी को पूरा आराम करना पड़ा। नीलम सुबह से रात तक उनकी दवा, भोजन और आराम का ध्यान रखती रही। वो समय पर दवा देती, डॉक्टर की बताई चीजें बनाकर देती और रात को भी उनकी तबीयत देखने के लिए उठती रहती। एक रात शारदा देवी ने नीलम को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। नीलम ने तुरंत उनके सिर पर हल्के हाथ से तेल लगाया और कुछ देर तक उनके पास बैठी रही। शारदा देवी ने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, मुझे लगता है मालिक ने मुझे तेरी परीक्षा नहीं, मेरी परीक्षा लेने के लिए तुझे इस घर में भेजा था। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, ऐसी बातें मत कीजिए, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। शारदा देवी ने कहा, नहीं बेटी, तू नहीं समझेगी। मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। जब तू सुबह बाबा जी के सामने बैठकर प्रार्थना करती थी, तब मुझे लगता था कि तू बस अपने मन की बात कहती है। आज समझ आया कि तू हमारे लिए भी प्रार्थना करती होगी। नीलम ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने केवल शारदा देवी का हाथ दबाया। इसी बीच व्यापार में भी एक नया मोड़ आया। राघव सिंह के जिस ग्राहक ने कई महीनों से भुगतान रोक रखा था, उसने अचानक साफ कह दिया कि वो पूरी रकम अभी नहीं दे पाएगा। अमन ने पिता से कहा कि अगर ये रकम जल्दी नहीं आई तो दुकान की कुछ देनदारियां बढ़ सकती है। राघव सिंह ने कहा, मैंने जीवन में कई बार घाटा देखा है, लेकिन इस बार बात अलग है। मुझे चिंता है कि कर्मचारियों का वेतन समय पर कैसे दूंगा। नीलम पास बैठी थी। उसने कहा, पिताजी, पहले कर्मचारियों की तनख्वाह और जरूरी भुगतान रखिए। अगर घर के कुछ खर्च कुछ दिनों के लिए कम करने पड़े तो हम कर लेंगे। घर की सुविधा बाद में भी पूरी हो सकती है,
लेकिन जिन लोगों के घर हमारी दुकान की कमाई से चलते हैं, उनका पैसा नहीं रुकना चाहिए। राघव सिंह ने बहू की बात ध्यान से सुनी। अमन ने भी कहा, पापा, नीलम सही कह रही है। अगर हम कुछ गैर जरूरी खर्च रोक दें तो फिलहाल स्थिति संभाली जा सकती है। राघव सिंह ने उसी दिन फैसला किया कि परिवार की निजी जरूरतों को कुछ समय के लिए सीमित रखा जाएगा और कर्मचारियों की तनख्वाह किसी भी हालत में नहीं रोकी जाएगी। कुछ दिनों बाद ग्राहक की तरफ से थोड़ी रकम आई और उससे तत्काल समस्या संभल गई। राघव सिंह ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें इस बार नीलम की बात याद रही। उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, अगर व्यापार में कभी परेशानी आए तो उसका बोझ आपके घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। कर्मचारियों के बीच नीलम के लिए सम्मान और बढ़ गया। हालांकि नीलम को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके सुझाव ने परिवार के निर्णय को इतना प्रभावित किया है। एक शाम घर में एक रिश्तेदार आए। उन्होंने शारदा देवी से कहा, बहन, सुना है अब तुम्हारी बहू ही घर के सारे फैसले करती है। शारदा देवी ने पहली बार बिना झिझक के जवाब दिया, नहीं, मेरी बहू घर के फैसले नहीं करती, वो घर के लोगों की चिंता करती है। फैसले हम सब मिलकर करते हैं। रिश्तेदार ने हंसकर कहा, अरे, पहले तो तुम उसकी शिकायत करती थी। शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा, पहले मैं उसे समझती नहीं थी। गलती उसकी नहीं थी, मेरी सोच की थी। नीलम रसोई से ये बात सुन रही थी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सम्मान पाने के लिए उसे लड़ना नहीं पड़ा। समय, व्यवहार और सच्चाई ने धीरे धीरे वो बात सामने ला दी थी जिसे वो वर्षों से किसी को समझाना चाहती थी। उस रात वो बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझे किसी से जीतना नहीं था। मुझे बस इतना चाहिए था कि मेरे अपने मुझे गलत न समझे। आज जो सम्मान मिला है उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूं, लेकिन मेरे मन में यह भावना मत आने देना कि मैं किसी से बड़ी हो गई हूं। मुझे हमेशा याद रहे कि रिश्ते सम्मान से चलते हैं, अहंकार से नहीं। उसी समय शारदा देवी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने नीलम की प्रार्थना सुनी और कुछ देर वही खड़ी रहीं। नीलम ने उन्हें देखा तो उठने लगी, लेकिन शारदा देवी ने कहा, बैठी रह बेटी, आज मैं भी तेरे साथ बैठना चाहती हूं। दोनों एक साथ बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गई। कमरे में कुछ देर तक कोई आवाज नहीं हुई। दोनों ने आंखें बंद कर ली और शांत होकर सुमिरन करने लगी। उस क्षण उनके बीच सास बहू का रिश्ता नहीं था, केवल दो ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने अपने अपने मन के दर्द और गलत फहमियों के बीच एक दूसरे को फिर से समझना शुरू कर दिया था। राधा स्वामी जी संगत उस रात नीलम और शारदा देवी बाबा जी की तस्वीर के सामने कुछ देर तक शांत बैठी रहीं। दोनों के बीच अब पहले जैसी दूरी नहीं थी, लेकिन नीलम के मन में अभी भी उन दिनों की यादें थी जब उसे अपने ही घर में पराया महसूस हुआ था। उसने कभी उन बातों को अपने मन में बदले के रूप में नहीं रखा, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते और समय लगने पर ही धीरे धीरे भरते हैं। शारदा देवी भी अब अपनी बहू के सामने पहले जैसी कठोर नहीं थी। उन्हें बार बार यही लगता था कि उन्होंने जिस लड़की को समझे बिना कई बार गलत ठहराया, उसी लड़की ने उनके बुरे समय में सबसे पहले उनका हाथ पकड़ा था। कुछ दिनों बाद राघव सिंह की तबीयत भी अचानक खराब रहने लगी। उन्हें लगातार कमजोरी महसूस हो रही थी और डॉक्टर ने कुछ जांच करवाने की सलाह दी। अमन दुकान के काम में व्यस्त था और रोहित दूसरे शहर में था, इसलिए नीलम ही उन्हें अस्पताल लेकर गई। उसने पूरे दिन उनके साथ बैठकर जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया। डॉक्टर ने बताया कि चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उम्र के कारण उन्हें नियमित दवा और आराम की जरूरत है। राघव सिंह ने अस्पताल से लौटते समय नीलम से कहा, बहू, तूने मेरे लिए जितना किया है उतना तो शायद मेरा अपना बेटा भी नहीं कर पाता। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ऐसी बात मत कीजिए। बेटा भी अपना है
और बहू भी अपनी ही होती है। परिवार में कौन किसके लिए कितना करता है, इसका हिसाब नहीं होना चाहिए। राघव सिंह कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, तूने इस घर को सच में अपना मान लिया था, लेकिन हम लोग तुझे अपना मानने में देर करते रहे। नीलम ने उनकी ओर देखा और कहा, पिताजी, अब वो बात मत याद कीजिए। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आज हम सब एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। घर लौटने के बाद राघव सिंह ने पूरे परिवार को अपने कमरे में बुलाया। अमन, रोहित, शारदा देवी और नीलम सभी उनके सामने बैठे। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, मैंने आज तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे एक बात कहनी है। इंसान जिंदगी भर धन कमाता है, घर बनाता है और रिश्ते जोड़ता है, लेकिन अगर वो अपने ही घर के इंसान की कीमत नहीं समझ पाए तो उसकी सारी कमाई अधूरी रह जाती है। नीलम जब इस घर में आई थी तब वो हम सबके लिए एक नई सदस्य थी, लेकिन 4 साल में उसने इस घर को जितना संभाला उतना किसी बाहरी व्यक्ति से उम्मीद करना भी गलत है। अमन ने सिर झुका लिया। राघव सिंह ने आगे कहा, सबसे बड़ी गलती मेरी भी थी। मैंने देखा कि घर में कुछ बातें गलत दिशा में जा रही हैं, लेकिन मैंने समय रहते उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि छोटी बातें हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन छोटी बातों को समय पर नहीं रोका जाए तो वही बड़ी दरार बन जाती है। शारदा देवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने नीलम की ओर देखा और कहा, बेटी, आज मैं सबके सामने अपनी गलती मानती हूं। मैंने तुझे बहू समझकर नहीं, कई बार पराए घर से आई लड़की समझकर व्यवहार किया। मैंने तेरे मायके की हैसियत को तेरे संस्कारों से ऊपर रख दिया। मैंने बिना प्रमाण के तुझ पर चोरी का शक किया और ऐसी बातें कही जिनका दर्द शायद तू आज भी अपने मन में रखती होगी। नीलम ने तुरंत उनके पास जाकर उनके हाथ पकड़ लिए। उसने कहा, मां जी, मैं आपको माफ कर चुकी हूं। अगर मैं पुरानी बातों को पकड़े रहूंगी तो आज जो रिश्ता बना है उसे भी खो दूंगी। मुझे आपका प्यार चाहिए, आपकी माफी नहीं। शारदा देवी ने नीलम को गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन भी भावुक हो गया। उसने कहा, नीलम, मैंने भी तुम्हें बहुत बार बिना पूरी बात सुने गलत समझा। मैंने सोचा कि घर में शांति बनाए रखना ही मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अब समझ आया कि शांति का मतलब किसी एक इंसान को हमेशा चुप करा देना नहीं होता। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बिना डर के अपनी बात बताना। नीलम ने कहा, अमन, मैं भी कोशिश करूंगी कि बात मन में दबाकर न रखूं। हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। रोहित ने अपनी भाभी की ओर देखते हुए कहा, भाभी, सच कहूं तो जब मैं बाहर रहता था तब मुझे घर की बहुत सारी बातें पता ही नहीं चलती थी। मैं हमेशा सोचता था कि हमारे घर में सब ठीक है। आज समझ आया कि घर में रहने वालों के मन की बात समझना भी जरूरी है। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, रोहित, अब जब भी घर आना तो सिर्फ मेहमान बनकर मत आना। अपनी माँ पिताजी के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना और अगर कभी कोई परेशानी हो तो मिलकर हल करना। राघव सिंह ने कहा, यही परिवार है, जहां गलती होने पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता और जहां माफी मांगने में किसी की इज्जत कम नहीं होती। उस दिन के बाद घर में एक नया नियम बन गया कि किसी भी सदस्य के बारे में कोई निर्णय बिना उसकी बात सुने नहीं लिया जाएगा। शारदा देवी अब नीलम से हर छोटी बड़ी बात साझा करती थी। कभी वह रसोई में उससे सलाह लेती, कभी दोनों साथ बाजार जाती और कभी बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर सुमिरन करती। अमन ने भी व्यापार के फैसलों में नीलम की समझदारी को महत्व देना शुरू कर दिया। रोहित जब भी घर आता तो सबसे पहले अपनी मां और भाभी के साथ बैठकर बातें करता। धीरे धीरे वो घर, जिसमें कभी एक बहू अपने आंसू छिपाकर सोती थी, उसी घर में अब उसकी हंसी सबसे ज्यादा सुनाई देने लगी। एक दिन शाम को नीलम आंगन में बैठी थी। शारदा देवी उसके पास आई और बोली, बेटी, मुझे तेरे लिए एक बात करनी है। नीलम ने पूछा, जी मां जी। शारदा देवी ने कहा,
जिस दिन मैंने तुझे घर से निकालने की बात कही थी, उस दिन अगर तू सच में चली जाती तो शायद हमारा परिवार आज इस तरह साथ नहीं बैठा होता। नीलम कुछ क्षण शांत रही। शारदा देवी ने आगे कहा, मैंने उस समय गुस्से में बहुत बड़ा फैसला लेने की कोशिश की थी, लेकिन तूने जाने के बजाय बाबा जी के सामने बैठकर सब कुछ मालिक पर छोड़ दिया। मुझे लगता है उसी दिन मेरे भीतर कुछ बदलना शुरू हो गया था। नीलम ने धीरे से कहा, मां जी, उस समय मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं गुस्से में घर छोड़ देती और सबके खिलाफ मन में शिकायत लेकर चली जाती, या फिर अपने मन को शांत रखकर इंतजार करती कि सच क्या है। मैंने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि मेरी मां ने मुझे बचपन से सिखाया था कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर रिश्ते तोड़ देता है। शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और आज मैं मानती हूं कि तू उस घर की बहू नहीं, इस परिवार की बेटी है। उसी समय राघव सिन्हा भी वहां आ गए। उन्होंने दोनों को साथ बैठे देखा तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तो मुझे लगता है कि इस घर में मेरी सुनता कौन है। दोनों हंस पड़ी। राघव सिंह ने मजाक में कहा, पहले मेरी पत्नी और बहू अलग अलग थी, अब दोनों एक हो गई है। शारदा देवी ने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों आपको ही सबसे ज्यादा मानते हैं। पूरा आंगन हंसी से भर गया। कुछ दिनों बाद परिवार सत्संग में गया। इस बार शारदा देवी ने नीलम का हाथ पकड़ रखा था। दोनों साथ बैठी और पूरे समय शांत होकर सुमिरन करती रही। सत्संग समाप्त होने के बाद शारदा देवी ने नीलम से कहा, आज मुझे समझ आया कि तू मुश्किल समय में इतनी शांत क्यों रहती थी। जब मन मालिक से जुड़ जाता है तो बाहर की परिस्थितियां इंसान को उतना नहीं तोड़ पाती। नीलम ने कहा, मां जी, मुझे भी यही समझ आया कि मालिक पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। भरोसा यह है कि परेशानी आने पर हमारा मन गलत रास्ते पर न जाए। दोनों ने हाथ जोड़कर बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा। समय बीतता गया। घर का कारोबार फिर से स्थिर हो गया। राघव सिंह ने अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार और बेहतर कर लिया। अमन ने भी व्यापार के साथ परिवार को समय देना शुरू किया। रोहित ने अपने शहर में रहते हुए भी हर सप्ताह माता पिता से बात करने की आदत बना ली। शारदा देवी और नीलम का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि लोग उन्हें सास बहू के बजाय मां बेटी कहने लगे। लेकिन नीलम ने कभी अपने साथ हुई पुरानी घटनाओं का इस्तेमाल परिवार पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं किया। उसने हमेशा यही कहा कि जिस घर में गलती स्वीकार करने की हिम्मत हो, वहां रिश्ते टूटते नहीं, और जहां माफी देने का मन हो, वहां पुराने घाव धीरे धीरे भर जाते हैं। राधा स्वामी जी संगत, इस साखी की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी इंसान को उसके बारे में सुनी हुई बातों के आधार पर कभी गलत मत समझिए। नीलम के साथ भी यही हुआ था। उसे बिना प्रमाण के दोषी माना गया, उसके मायके को लेकर बातें की गई, और एक समय ऐसा आया जब उसे घर से निकालने तक की बात कही गई। लेकिन उसने बदले की भावना नहीं रखी। उसने अपनी सच्चाई पर भरोसा रखा, अपनी जिम्मेदारी निभाई और मालिक के सामने अपने मन की बात रखती रही। जब सच्चाई सामने आई तो उसके पास अपने परिवार को नीचा दिखाने का पूरा अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी सास को माफ किया और परिवार को टूटने के बजाय जुड़ने का रास्ता दिया। और शायद इसी कारण उस घर के लोगों ने बाद में वही किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस बहू को कभी घर से निकाल देने की बात कही गई थी, उसी बहू के सामने एक दिन पूरा परिवार अपने सिर झुकाकर खड़ा था। यह झुकना किसी मजबूरी का नहीं था, बल्कि उस सम्मान का था जो नीलम ने अपने व्यवहार से कमाया था। राघव सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटी, तूने हमें सिखाया कि घर धन से बड़ा नहीं होता और रिश्ते अहंकार से नहीं बचते। तूने हमें सिखाया कि सच्चाई को चीख कर साबित करने की जरूरत नहीं होती, समय खुद उसे सामने ले आता है। नीलम ने उस दिन भी वही कहा था, पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने संस्कार नहीं छोड़े, बाकी जो हुआ मालिक की कृपा से हुआ। उसके बाद नीलम हर सुबह की तरह बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठती रही।
वो हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए यही प्रार्थना करती कि किसी के मन में किसी के लिए गलत भावना न रहे, किसी के घर में गलतफहमी इतनी बड़ी न हो कि रिश्ते टूट जाएं, और जब भी किसी के जीवन में कठिन समय आए तो उसे सही रास्ता चुनने की शक्ति मिले। राधा स्वामी जी, इस साखी का संदेश यही है कि सच्चाई को समय लग सकता है, लेकिन वो कमजोर नहीं होती। अच्छे संस्कारों की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है, और असली भक्ति वही है जो इंसान के व्यवहार में दिखाई दे। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो गलत बनकर जवाब देना आसान है, लेकिन धैर्य, सत्य और प्रेम के साथ खड़े रहना ही असली शक्ति है। मालिक पर भरोसा रखिए, अपनी तरफ से सही कर्म करते रहिए, और किसी के प्रति बदले की भावना अपने मन में मत रखिए, क्योंकि समय जब सच सामने लाता है तो केवल झूठ का पर्दा नहीं हटता, बल्कि इंसान को यह भी समझ आता है कि उसने अपने जीवन में किन रिश्तों की असली कीमत खो दी थी। राधा स्वामी।